तो ये हैं आज के मौज़ूआत जिन पर आज नुक्ता नज़र आप देख पाएंगे। सबसे पहले हुजरा शाह मुकीम में पेश आया एक वाक़े का हम जिक्र करेंगे। शाम साहब, ये परसों मंगल का वाक़या, एक नौजवान मोहम्मद अनवर 15 साल इसकी उम्र है, नवीं जमात का ये तालिब इल्म है और रजवाल खानका वाली का इलाका है, वहाँ का ये रिहायशी। और ये 3D नामी जो मस्जिद है, मदीना मस्जिद, वहाँ पर गया हुआ था एक मिलाद की महफिल में 9:30 बजे। तो कारी शब्बीर साहब वहाँ पर मिलाद के सिलसिले में वहाँ पर खुतबा दे रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो उन्होंने जब पूछा कि नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, जो आपकी आंखों को ठंडक नहीं देना चाहता वो हाथ खड़ा करे। जिस पर ये नौजवान, जो अभी तक हमारी गुफ्तगू, इसने कहा कि बेध्यानी में इसका हाथ ऊपर चला गया और इसे एहसास हुआ, हाथ नीचे किया, घर गया, अपना हाथ काटा, प्लेट में डाला, मौलवी साहब की खिदमत में पेश किया, मौलवी साहब ने तकरीर ख़त्म की और रुखसत हो गए। यानी उसने ये समझा कि हाथ इस तरह से खड़ा करके उसने कोई गुस्ताखी रसूल का इर्तिकाब कर दिया है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई शान में कोताही हो गई है, तो उसने अपने आप को सजा दी और अपना हाथ काट दिया। यही बात इसी तरीके से है। समझ तो यही आ रही अभी तक जो हमारी उनसे गुफ्तगू, क्योंकि पुलिस ने मौलवी साहब को पकड़ा लेकिन कोई उनके खिलाफ मुद्दा ही नहीं था, ना उनके खिलाफ कोई इल्जाम था, ना कोई शिकायत थी। तो ये जो SHO हुजरा शाह मुकीम है नौशेर साहब, इनसे गुफ्तगू, उनका कोई दरख्वास्त नहीं आई, तमाम तकरीर भी हमने सुनी, अहले इलाका का बयानात भी लिए, ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जिस पे उनको हम हवालात में रखें। तो ये जो नौजवान है उससे को रब्ता हुआ? नौजवान मोहम्मद अनवर हैं जी, इनसे हमारा टेलीफोनिक रब्ता हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रब्ता होता है तो उनसे हम बात करते हैं। नहीं, वहाँ तो ये मालूम हुआ कि गांव में तो लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये इश्क़ रसूल जो है उसका उसकी एक इंतहा है कि उसको ये शायबा भी गुजरा कि बेध्यानी में उसका हाथ खड़ा हो गया, जिससे नफ़ी हो गई है कौल रसूल की, और उसने अपना हाथ काट कर मौलवी साहब के सामने पेश कर दिया। और मुझे तो ये भी बताया कि वो कह रहा है मुझे तो कोई तकलीफ भी नहीं हुई हाथ काटते हुए, और गांव में उसको बड़ी एक कदर की और इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। गोया एक मरजाए खलाइक हो गया है वो नौजवान जो है। असल में जो मुसलमान हैं उनमें जो इश्क़ रसूल का जज्बा है वो बहुत तवाना है, और सदियों में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक किसी शख्स का दीन मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं उसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। यानी इस्लाम दीन का तकाजा ये समझा जाता है और ईमान का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो दुनिया की हर चीज से बढ़कर हो। ठीक। और ये कोई असल में इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अतात का तकाजा करती है। ठीक। और जब मोहब्बत जो है उसका मतलब ये हुआ कि आप अतात करेंगे, जो चीज से आपको रोका जाएगा उससे आप रुक जाएंगे, जो चीज आपको दी जाएगी वो आप ले लेंगे। तो रसूलुल्लाह, हम अपनी तारीख में जाए, अब देखिए एक जंग ओहद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत जो है वो शहीद हुआ और ये खबर फैली दूर दूर तक, तो अवैस करनी का बड़ा मशहूर वाक़या है। वो यानी इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन उनको ज़ियारत नसीब नहीं हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हुए थे, और कहते हैं कि जब उन तक ये इत्तला पहुंची तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका ये दांत जो है शहीद हुआ होगा, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा कि शायद ये ना हो, शायद ये ना हो, शायद ये ना हो। और एक शिद्दत से जज्बात में एक अजब मुजाहरा किया और आज भी उसको याद रखा जाता है और उसको एक हैरत से देखा जाता है, उनको खराज अकीदत पेश किया जाता है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ अदवार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसके बड़े अजीमुश्शान मज़ाहरे जो है वो देखने में आते रहे, और मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जहां ऐसा कोई मामला होता रहा उसका सर जो है वो कलम किया जाता रहा। ये उसी वजह से फिर पाकिस्तान में ये तौहीन रसालत का कानून बना ताकि लोग जो है जैसे शिकायत पैदा हो, को गुस्ताखी कर दे तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो, हेयरिंग हो और लोग खुद जो है कानून को हाथ में न लें। लेकिन इश्क़ रसूल के अपने एक मज़ाहिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में कहते हैं कि जब वो मदीना से मक्का जाते थे तो एक दरख्त के नीचे से झुक कर गुजरते थे हमेशा। अच्छा, वो क्यों? और एक खास मुकाम पर जाकर वो अपना पेशाब के लिए रुक जाते थे, और पेशाब उनको आया हो या ना आया,
तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था सफर में, तो जब इस दरख्त के नीचे से वो गुजरे तो उन्होंने अपना पफसार नीचे कर लिया, उसको टहनी नीचे होगी। लेकिन अब मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती और गैरत गवारा नहीं करती कि जिस दरख्त के नीचे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाकर गुजरे हो वो मैं उस वहां सर उठा के गुजरूं, और इसी तरीके से जहां वो रफा हाजत के लिए बैठे हों मुझे वहां मैं ये 2 मिनट ना रुकूं और इसका इत्तबा ना करूं। तो ये एक लेकिन असल बुनियादी बात यही है कि मोहब्बत जो है उसको अतात के सांचे में ढाला जाए, और मुसलमान जो है जान देने पर तो हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन वो रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले, अपने मुआशरों को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक डालें, उसकी तस्वीर बना दें अपने रवैये में, अपनी चाल में, ब्रेक ले लेते हैं और फिर अपनी गुफ्तार में। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी शाम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हुजरा शाह मुकीम से मौजूद है। ये नवी जमात का तालिब इल्म जिसका नाम मोहम्मद अनवर है। 5 बहन भाई, सबसे छोटा ये है और उसके जो वालिद साहब हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अनवर। वालेकुम सलाम। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। कौन सा स्कूल में? गवर्नमेंट हाई स्कूल राजेबाग। तो ये आपने अपना हाथ क्यों काट दिया? अनवर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे पूछा गया है कि आपने बताएं लोगों को, देखने वालों को, कि आपने अपना हाथ क्यों काटा है? मैंने अपना हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में उठने वाले को इसलिए काटा। यानी तो आपने हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में उठा था, इसलिए मैंने इसे अपनी जान से वो क्या आपने जानबूझ के उठाया था? मुझे पता ही नहीं चला था। तो जब किसी चीज का पता ही नहीं चला तो फिर आपने कैसे समझ लिया कि इसमें नाफरमानी हो गई है? इमाम साहब ने कहा था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता हाथ खड़ा करे। ठीक। लेकिन मुझे गलतफहमी हुई थी। जब मैंने हाथ खड़ा किया तो मुझे पता चला कि मैंने हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में उठाया है। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं घर वापस आ गया था। ठीक। फिर क्या किया? घर वापस आने के बाद मैंने अपने हाथ को टोके से काटा था। और वो कटा हुआ हाथ उसका क्या किया? उसको प्लेट में रखकर मस्जिद में ले गया था। तो फिर मौलवी साहब ने आपसे क्या कहा? वहाँ जाकर मैंने मौलवी साहब को दिखाया था और महफिल में बैठने वालों को भी बताया था कि ये हाथ मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में उठा है, इसलिए मैंने इसे काट दिया। तो आपको तकलीफ नहीं हुई इसे काटते हुए? नहीं जी। फिर मौलवी साहब ने क्या कहा आपको और दूसरे लोगों ने क्या कहा? मौलवी साहब ने कुछ भी नहीं कहा था और ना किसी और ने कहा है। आपके साथ कौन बैठे हैं जो आपको बता रहे हैं? यहाँ पर कोई भी नहीं बैठे हैं। ठीक। तो आप फिर लोग क्या कह रहे हैं अब आपसे? कौन से लोग? जो आपको मिलते हैं गांव के लोग। हाँ जी। आपने यही पूछते हैं कि आपने अपना हाथ क्यों काटा है। ठीक। तो फिर आप यही लोगों को बताते हैं? हाँ जी। तो अच्छा, ठीक है। ठीक है, बहुत मेहरबानी। मोहम्मद अनवर है जी ये बच्चा नामी का, इसने बताया। देखिए ये बच्चा जो है इसने तो अपनी जगह एक मिसाल कायम कर दी है इश्क रसूल की, और लेकिन ये जो हमारे उलमाए कराम हैं, हमारे असातिज़ा कराम हैं, उनको ये समझाना चाहिए नौजवानों को भी, बच्चों को भी, कि इश्क रसूल जो है हकीकी तौर पर उसका तकाजा क्या है, और अगर नादानिस्तगी में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसको कोई शख्स समझे कि नाफरमानी हुई है
तो उसका भी अजाला हो सकता है, तौबा की जा सकती है, कफारा अदा किया जा सकता है, और नादानिस्तगी में तो कोई इकदाम भी जो है उस पर कोई गिरफ्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये नौजवान जो है इसके दिल में ये ख्याल आया और उसने अपने आप को इस मुश्किल में डाला। अल्लाह ताला इसकी जो मोहब्बत है उसे कबूल करे और इसको अल्लाह के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ठीक, पाक भारत खारजा सेक्रेटरी की बात कर लें कुछ। ये मुज़ाकरात बाहमी रजामंदी के बाद रीशेड्यूल कर दिए गए हैं, जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। वकास वारब जो हैं इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आज डिटेल में गुफ्तगू की वहाँ पर, और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी इस बात की तस्दीक की कि ऐसा हुआ है। तो वो जो लग रहा था कि शायद मनसूख हो जाएं, वो नहीं हुआ। की बात तो नहीं हो रही थी। ये खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद 15 जनवरी को ना हो सके और कुछ दिन मुअख्खर हो जाए। तो अब ये मुअख्खर हुए, मनसूख नहीं हुए। जी हाँ, गोया सिलसिला टूटा नहीं। और उन्होंने कहा कि वेरी सून, नियर फ्यूचर। अच्छा, अब ये दोनों हुकूमतें जो है वो एक दूसरे से ताउन कर रही हैं और जो पठानकोट का वाकया है उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान जो है और उसके तफ्तीशी अदारे इसमें मुकम्मल यकसुई के साथ तह तक पहुंचने की कोशिश में है। भारतीय जो तफ्तीशकार हैं उनसे उनका राब्ता है। अब ये बात कही जा रही है कि अजीत दवल जो है वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ उनसे पहले एक बातचीत करेंगे, खुफिया बातचीत करेंगे, और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो मुसलसल पठानकोट का वाकया जब से पेश आया उस दिन से आज दिन तक मुसलसल दोनों जो एनएसए राब्ते में। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा क्या, ये चलाइएगी जी जरा, वकास वारब साहब क्या कहते हैं। और फिर जब सहाफी बाज ना आए वहां के, बार बार 10-12 बार सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा भाई जब मियाँ बीवी राजी, ये जुमला उन्होंने कहा, तो क्या करेगा काजी। देखें, दोनों हुकूमतें जो हैं बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रही हैं। और अभी तो एक बात मुबस्सरीन तो ये कह रहे थे कि किसी वक्त भी अजीत दवल की और लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ की मुलाकात हो सकती है, बल्कि यह है कि हो सकता है कि आप मुलाकात हो भी रही हो। हाँ जी। तो बहरहाल ये एक पेशरफ्त है, अगरचे के PIA के दफ्तर पर आज हमला हुआ। हाँ, तो वो और बजरंग दल के कारकुन जो हैं उन्होंने अटैक किया है और फिर तोड़फोड़ की, और एक आध को तो पकड़ भी लिया गया, पकड़ा गया जी। अब आप देखिए कि जहां दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें हों तो सारे मुलजमों को फौरी तौर पर पकड़ लिया जाना चाहिए। वहां जो खुफिया और जेर जमीन सरगर्मियां हैं उनकी निशानदही कैसे मुमकिन हो सकती है कि आप 2-4 दिन में कर दें। तो बहरहाल एक बात तो बड़ी तय है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये तहैया करना है कि उन्होंने ये जंग जेर जमीन हो या बरसरे जमीन हो, ये लड़नी नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक है नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं बल्दियाती इंतखाब की। वो तो हो चुके हैं मुल्क भर में, और आज जो पंजाब और सिंध में जो नौमंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने हलफ उठाया है बड़ी तादाद में। इससे पहले हमने देखा बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाब हुए, फिर KPK में, वहाँ पर तो सिस्टम चल रहा है लेकिन किस हद तक फ़ाल है वो उस पर भी हम बात करेंगे। और सिंध और पंजाब में कितने नुमाइंदे थे जिन्होंने हलफ उठाया और यहाँ पर सुसरवी का शिकार क्यों है ये सारा निज़ाम, इस पर इस मौजू में इस चंक में हम गुफ्तगू करेंगे। तो शामी साहब, इस पर बात करने के लिए हमारे चारों जो ब्यूरो चीफ्स हैं और हमारे रिपोर्टर्स हैं मौजूद हैं। यानी लाहौर से हमें ज्वाइन करें अरसलान रफीक भट्टी साहब, और पेशावर से हमें ज्वाइन करें सफ़ीउल्लाह गुल साहब, और कोयटा से इरफान सईद साहब, और कराची से हमें किरण खान ने ज्वाइन किया है। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब नुक्ते नज़र में। तो शाम साहब, लग रहा है कि मामला सुसरवी का शिकार है, क्योंकि अभी तक वो जो मखसूस नशिस्तें हैं ना उनका चुनाव हुआ है ना कोई दीगर स्कीम अभी तक सामने आई है पंजाब और सिंध में। चलिए, अल्लाह तौबा करके हलफ तो उठा लिया तो मालूम करें कि यहाँ क्या सूरत हाल है। ठीक है। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, आपसे शुरू करते हैं पंजाब की सूरत हाल से। अरसलान साहब, ये बताइए कि तमाम लोगों ने हलफ उठा लिया, तो अब आगे क्या होगा? मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात कब होंगे? और फिर जो मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, चेयरमैन हैं, इनके इंतखाबात कब होंगे? कुछ शेड्यूल का ऐलान हो गया? जी नहीं, अभी तक तो शामी साहब बिल्कुल नहीं हुआ है। आज तो अल्लाह तौबा करके, जैसे आपने कहा कि सिर्फ जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे और जनरल काउंसलर्स, 548 चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे और 1648 जनरल काउंसलर्स थे लाहौर के, जिन्होंने हलफ उठाया है 34 रिटर्निंग अफसरों के दफातर में। पूरे सूबे में उठा लिया ना?
जी, वैसे तो पंजाब में पूरे जो है 7,599 लोगों ने जो है हलफ उठाया है, तमाम अगर शामिल करें तो। अब इसमें ये मसला ये जी कि अभी तक चूंकि ये हलफ उठाया है, ये पहला फेज मुकम्मल हुआ है किस्म का लोकल बॉडीज इंतखाबात का। अभी तो मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात तब होंगे कि जब पूरा हाउस मुकम्मल होगा। अभी भी कुछ नशिस्तों पर जो इंतखाबात होना है वो बाकी हैं पंजाब के अंदर। कुछ काउंसलर्स की नशिस्तें, जब तक वो हाउस यानी जो एक छोटा यूनियन काउंसिल का हाउस है वो मुकम्मल नहीं होगा तो तब तक जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका इंतखाब भी मुमकिन नहीं होगा। और जब ये मुमकिन होगा, हाउस मुकम्मल होगा, उसके बाद मेयर्स और डिप्टी मेयर्स का होगा। लेकिन लाहौर में जिस तरह कि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ख्वाजा अहमद हसन जो है वो हॉट फेवरेट कैंडिडेट चले आ रहे हैं और उन्होंने आज अपना पहला इजलास भी कर लिया अपनी यूनियन काउंसिल 107 का, जहां से वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। उन्होंने अपनी जो तरजीह है, पूरे अदारे जो हैं आपके ख्याल में कब तक ये फंक्शनल हो जाएंगे? जी शामी साहब, ये तकरीबन इनको 1 माह कम अज कम और लगेगा। फरवरी का जो महीना है उसके मिड में जाके उम्मीद की जा रही है जी कि उससे पहले हफ्ते या दूसरे या तीसरे हफ्ते यानी अगले माह के किसी भी हफ्ते में ये इदारे जो है मुकम्मल हो जाएंगे। हुकूमत को जो बज़ाहिर जो देखा नजर आया है, जो बज़ाहिर सुना है, बज़ाहिर जो हम महसूस कर रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है इसको इदारों को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, यही कुछ हम बात करने की कोशिश करें। किरण भी हमारे साथ मौजूद है, कराची और सिंध की सूरत हाल उनसे जानते हैं। किरण, बताइएगा आप कराची से क्या रिपोर्ट करेंगे और सिंध से इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची में भी आज जो है तकरीबन 1500 के करीब मुंतखब नुमाइंदों ने अपना हल्फ उठाया है। अगर कराची की एग्जैक्टली मैं बात करूं, जो हमने देखा कि 5 दिसंबर को अलग से कराची डिवीजन का जो है एक इंतखाबात हुए थे, बल्दियाती इंतखाबात। इससे पहले जो 31 अक्टूबर को इंतखाबात हुए सिंध के 8 अजला में, उसके बाद 19 नवंबर को हुए और उसके बाद 5 दिसंबर को हुए। तकरीबन 3 महीने के अरसे में इंतखाबात हो गए। लेकिन जो सियासी जमातों का एक वो आया था हमारे पास, एक जो मौक़िफ़ आया था कि बहुत ज्यादा लेट किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्फ बर्दारी के लिए। एक नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत को जारी करना होता है मखसूस नशिस्तों की तादाद के हवाले से, उस नोटिफिकेशन को जारी करने में देर की गई, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि उसमें बहुत ताखीर हुई है। इस वजह से शेड्यूल का ऐलान अब तक नहीं किया जा सका। मंगल को सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया है और अभी उम्मीद यही की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के हवाले से कोई डेट जो है जल्द ही दी जाएगी। ताहम आपके ख्याल में ये कब तक ये अदारे जो है काम शुरू कर देंगे? क्या अंदाजा क्या है आपका? इदारे काम मेरे ख्याल से अभी भी 1 महीना तो लगना है इन तमाम मराहिल को हल होने में, यानी कि तमाम मराहिल पूरे होने में 1 महीने का अरसा तो अभी दरकार होगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात होंगे, उसके बाद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तमाम और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर। किरण साथ रहें, हमारे साथ ही आप रहिएगा, आप भी साथ रहिएगा। लेकिन अब जहाँ पे हो चुके हैं अब उनसे भी तो पूछते हैं ना कि वहाँ क्या बीत रही है उन पे। किरण को इजाजत दे दें। ठीक है, अब हमारे साथ मौजूद है जनाब इरफान सईद साहब कोयटा से और पेशावर से हैं हमारे साथ सफीउल्लाह गुल साहब। तो बलूचिस्तान चले या पेशावर? आप बताइए। इरफान साहब, हाँ, कोयटा चलते हैं जी, पहले वहां हुए थे इंतखाब। ये बलूचिस्तान में सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, क्या ये अदारे यहाँ काम करना शुरू कर चुके हैं? जी बिल्कुल शामी साहब, जिस तरह अभी आपने बताया कि बलूचिस्तान में सबसे पहले ये एजाज हासिल था कि 7 दिसंबर 2013 को बलूचिस्तान भर में एक ही मरहले में बल्दियाती इंतखाबात हुए। जनरल तकरीबन 7000 से जायद नशिस्तों पर जो इंतखाबात हुए थे, उसमें भी अभी तक 1100 नशिस्तें खाली हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि फाल हैं इदारे, तो बदकिस्मती से इन इदारों का रोना भी यही है कि सियासी जो इदारे बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के जो अरकान असम्बली हैं वो अपने फंड्स देने के लिए तैयार नहीं है। मेट्रोपॉलिटन कोयटा का वाहिद एक इदारा है जो पूरे सूबे में एक ही मेट्रोपॉलिटन है, जबकि 4 म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। इनके नुमाइंदे खासतौर पर जिस तरह मेट्रोपॉलिटन की अगर हम बात करें, कोयटा में पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी के मेयर हैं, कोयटा का इस वक्त उन्होंने दावे किए थे कि हम इसको बेहतर करेंगे, लेकिन मेयर साहब खुद भी इस वक्त तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है इन इदारों को फाल हुए, लेकिन अभी तक वहां पर फंड्स का अभी भी रोना रो रहे हैं। और वो कह रहे वो इख्तियारात उन्हें एक चपड़ासी तक भर्ती करने का इख्तियार नहीं है। और शहर में जो बुरी हालत है इस वक्त सड़कों की, सेवरेज की, वो तमाम बल्दियाती इदारे इस वक्त बेबस होकर बैठे नुमाइंदे हैं, वो चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका ये कहते हैं कि हुकूमत उनको फंड नहीं दे रहे। ठीक है इरफान, साथ रहें। अब पेशावर का रुख करते हैं, सफीउल्लाह गुल साहब वहां बैठे हैं। सफी साहब, आपकी रुदात कुछ मुख्तलिफ है इससे, या पेशावर में कुछ बल्दियाती इदारे बेहतर डिलीवर कर रहे हैं?
जामी ऐसा ही है जी, जिस तरह इरफान साहब ने कहा कि सेकंड अगर हम उसमें देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए जो कि 41,000 से ज़ायद नशिस्तों थे, उस पर इलेक्शन हुए, लेकिन अभी भी जो है कोई 7,500 के आसपास हैं जिनको 23 जनवरी पे उनकी सीट्स हैं जो वेकेंट हैं, वो 23 जनवरी को। जब जहां तक इदारों की बात है, इदारे तो फाल हैं, लेकिन यहाँ ये वेकेंट क्यों है? वेकेंट इसमें शामी साहब जो एक जो बड़ा फैक्टर है उसमें यह है कि अकलियतों की कोई 3045 सीटें हैं जो कि अभी तक खाली हैं, और अगर मैं सिर्फ पेशावर की बात करूं तो 245 सीटें खाली हैं। उनके लिए सिर्फ 2 अफराद ने कागजात जमा करवाए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें तो विलेज और नेबरहुड काउंसिल में भी जो है वो कोई 3119 के करीब जो है अभी भी सीटें खाली हैं। कैंडिडेट्स नहीं है या शेड्यूल नहीं हुआ या इलेक्शन नहीं हुआ या कैंडिडेट? अकलियतों पर कैंडिडेट्स नहीं है, लोगों ने जमा नहीं करवाया, जबकि बाकी जो है उनके मुख्तलिफ वजूहात हैं। जिस तरह बदनज़मी हुई थी कहीं पर जो है उनको दोबारा यानी इलेक्शन कमीशन ने वो कर दिया है, तो वो 23 जनवरी को अब यानी वो दोबारा होंगे 23 अजला में होना है मुख्तलिफ विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में। यहाँ जबकि दूसरों अकलियतों के नुमाइंदे क्यों नहीं कंटेस्ट कर रहे हो? यहाँ शामी साहब एक जिस तरह ये एक चेंज से एक सिस्टम दिया गया, यहाँ पर दावा ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो एक डिफरेंट इन्होंने लोकल बॉडीज गवर्नमेंट जो इन्होंने एक्ट दिया था वो डिफरेंट है बाकियों से। अब वो इख्तियारात की जंग अगर आपने गुज़िश्ता ये 1-2 माह से भी अगर काउंसलर्स की और इनकी अगर देखा हो तो फंड्स की तकसीम पर, इख्तियारात की तकसीम पर, क्योंकि साथ ही कमिश्नरी निज़ाम भी चल रहा है और उसके साथ साथ ही जो है ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो उस पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और अकलियतों में जहां तक आया है तो एक नोटिफिकेशन अभी ये फंड जो 30% जो कि सीएम ने कहा कि 30% फंड जो है हमने डाइवर्ट कर दिया है लोकल बॉडीज को, लेकिन उसमें ये क्लेम ये कर रहे हैं ये काउंसलर्स और इनसे जब बात होती है तो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें अकलियतों के फंड का कोई जिक्र नहीं आया। तो वो भी एक वजह जो है वो बताई जा रही है कि ये जो नशिस्तें अभी खाली हैं इस पे मजीद इसलिए बहुत कम, यानी अगर पेशावर के अगर वो रेशियो आप देख लें कि 255 के लिए सिर्फ 2 बंदों ने आया और वो दोनों बिला मुकाबला हो गए। तो ये इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो और इख्तियारात की जंग। सफीउल्लाह पेशावर से आपका, अरसलान साहब लाहौर से आपका, किरण खान साहब कराची से, और अरसलान रफीक भट्टी साहब और इरफान सईद साहब, सबका बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में शरीक अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2 सूबों में तो अभी अदारे जो हैं वो कायम ही नहीं हुए, और जहां कायम हुए हैं उनकी क्या हालत है। ना खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कोई जरूरियात पूरी हो रही है, ना बलोचिस्तान में पूरी हो रही है। काम उन्होंने शुरू नहीं किया, गोया एक तखल्लुस आपने अता कर दिया है और बाकी सब लोग परेशान हैं। तो फिर ये कहना ठीक होगा कि ये नियतन इसमें डिले किया जा रहा है? नियत की बात तो हम नहीं करते, नियत तो आप उस सामने नजर आ रही है। ये बेनियती भी हो सकती है कि कोई नियत ही ना हो काम करने की या ना करने की, और यानी इससे सलाहियत का मामला भी उभर के सामने आ रहा है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे जो सियासी रहनुमा है और हमारी जो अरकान असम्बलियों में बैठे हुए और हुकूमतों में बैठे हुए उनके क्या मामलात हैं और किस तरीके से इन अदारों की एक बेतौकीरी हो रही है। ठीक है जी। और एक कन्फ्यूजन है जो पैदा कर दिया गया है। ठीक, अब अगर आप इसको देखिए कि इसके आप मातम ही कर सकते हैं या फिर ब्रेक ली जा सकती है। मिलते हैं नाज़रीन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, आज एफसी के जो कमांडेंट लियाकत अली खान उन्हें बुलाया गया था, जो सेनेट की कायमा कमेटी है बाय इंटीरियर, उन्होंने इस पे एफसी की हालत ज़ार पर ब्रीफिंग दी। जी, उन्होंने मुख्तसर बातें ये की कि 2000 SMGs थी जो फौज से उधार ली हैं और 17,404 पहियां अभी भी चाहिए। जवान जमीन पर भी नहीं है जवानों के लिए, उनके जूते नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है और पाँव जख्मी उनके जमीन पे सोते हैं। और जब जवान यूनिफॉर्म और जूतों का सवाल करते हैं तो हमारे पास जवाब नहीं होता। ये गुफ्तगू सुन के उनकी तनख्वाह भी कम है पुलिस के मुकाबले। ये बात सुन के शायद से सब रो पड़े, हम सबको रो पड़ना चाहिए। अब आप दिखाइए नेशनल एक्शन प्लान की हम बात कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं कि अब क्या किस बात पर रोएगा आदमी। और ये फरकदीम रंधावा का जिक्र किया। एक मिनट, बैरिस्टर जहांगीर जदून ने मैसेज किया है
कि तहरीक इंसाफ जो है ना, नारा तो इंसाफ का लगाती है, लेकिन जो ख्वातीन काउंसलर्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट फंड 20% दिए हैं, यानी मर्दों के मुकाबले में, केपीके में, यानी हाँ, औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है मर्दों के मुकाबले में। ठीक है, इस पे बात करें। अरफा करीम की आज 4थी बरसी है जी। ये उस वक्त 9 वर्ष की थी जब इन्हें यंगेस्ट एवर सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट मिला, और इसके साथ साथ इन्हें हुस्न कारकर्दगी का सदारती मेडल भी मिला था। अब तो कई उससे भी कम उम्र के बच्चे ये सर्टिफिकेट ले चुके हैं, लेकिन बहरहाल वो एक हमारी बड़ी काबिल फख्र यानी बेटी थी, और उनकी याद में एक अरफा करीम सेंटर भी यहाँ कायम हुआ, आईटी यूनिवर्सिटी कायम हुई, पूरा टावर है वो तो अल्लाह ताला। और ये जो सीपैक से नाराज थे जितनी पार्टियां, उनको कल वज़ीर में बुलाया, 11 बजे सुबह इजलास होगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उम्मीद है कुछ मामला बेहतर। अच्छी बात है। अब एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ था, बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ा। शफायाब एक रिसाला जो है उसका इजरा किया गया। अच्छा। और बैनुल अक़वामी शोहरत के हमारे डॉक्टर है, होम्योपैथ आर.डी. ताहिर साहब, आर.डी. ताहिर, जो होते हैं स्विट्जरलैंड में और फैसलाबाद में है, यानी पाकिस्तान भी आते हैं, स्विट्जरलैंड में भी होते हैं, और होम्योपैथ बहुत एक बड़े शोहरत याफ्ता बैनुल अक़वामी होम्योपैथ हैं, और बड़े दीनदार शख्स हैं, बड़े मुसलमान, और वहाँ मस्जिद भी बनाई, इस्लामिक सेंटर बनाया। उन्होंने ये शफायाब रसाला जो है, इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी और तिब्ब मशरिक तीनों के मुतल्लिक तीनों के माहिरीन जो है वो लिखेंगे। उनको एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि वो एक अपने तजर्बात से इस्तेफादा कर सके, और उनमें ये जज्बा पैदा किया जा सके कि वो अगर उनके कोई मरीज जो है वो उनसे सबल नहीं रहा, उसका इलाज नहीं हो रहा, तो किसी दूसरे एलोपैथ के पास भेज दे, होम्योपैथ या तिब्ब मशरिक वालों से इस्तेफादा कर ले, एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करें। ये एक बड़ा यानी अच्छा कदम है, और शायद पहली मर्तबा इस तरह की कोशिश हो रही है। ये जो तकरीब थी इसकी रहनुमाई की, उसमें ओरिया मकबूल जान साहब भी थे, उसमें मैं भी था, और हमारे जो होम्योपैथ मेडिकल काउंसिल है उसके सदर अब्बासी साहब वो भी थे। तो एक बहुत, और मुल्क भर से होम्योपैथ भी और दूसरे मालिज आए थे। तो एक इस वजह से लोग जो है, हजामा जो है, हजामा के भी ये माहिर हैं डॉक्टर ताहिर, और ये सुन्नत नबी के मुताबिक इससे फासिद मादे जो निकाले जाते हैं, और एक खास पॉइंट, हर मर्ज का एक खास पॉइंट है, ठीक है, वहां से खून खारिज किया जाता है। तो बहरहाल ये एक ऑल्टरनेट मेडिसिन जो है, उससे एक इस्तेफादे की बड़ी अच्छी कोशिश जो है। इसके साथ ही नाज़रीन यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।